हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? ओके, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पहले हम बताए थे कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। उसके बाद वेटेज ऑफ चार्ज के बारे में बताए थे, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है। उसके बाद हम परमिटिविटी के बारे में बताए थे। वो क्या था? परमिटिविटी मीडियम का एक प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है वही डिटरमाइन करता है। उसको हम बोलते हैं कि परमिटिविटी। उसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बता रहे थे, जो कि रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ व्हाट? एयर मीडियम। ठीक है। सो अभी हम इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कि लॉ ऑफ चार्ज क्या है, उसके बाद लॉ ऑफ फोर्स क्या है। लॉ ऑफ फोर्स इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लॉ ऑफ फोर्स इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दैट इज कूलम्ब्स लॉ। वेरी नोन एंड फेमस लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। ओके। सो फर्स्ट लॉ ऑफ चार्ज। चार्ज का लॉ क्या है? आप लोगों को पता होगा, चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर कोई किसी पे दोनों चार्ज है, मतलब सिमिलर टाइप का चार्ज है, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो डिसाइड करता है, लॉ ऑफ चार्ज से होता है। अगर दोनों सेम चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी वो रिपेल करेंगे। ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो वो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ऑपोजिट चार्ज होगा, मतलब मान लो कि यहां पे एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो कि यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा? रिपल्सन। यहां पे अट्रैक्शन। राइट। सो अगर सिमिलर चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट चार्ज है तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। यहां पे भी सिमिलर चार्ज आप ले सकते हो कि नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? ये भी रिपल्सन होगा, क्योंकि सिमिलर हो गया तो वो रिपल्सन ही कहलाएगा। ठीक है। सो लॉ ऑफ चार्ज क्या होता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट like charges, मतलब similar, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Law of charge states that like charges repel each other and unlike charges attract each other. पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, या फिर नेगेटिव यहां पे होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा, तो भी ये दोनों आपस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। यहां पे भी अट्रैक्शन ही आएगा। ठीक है। समझ में आ गया लॉ ऑफ चार्ज क्या है? अभी इसके बाद में हम देखेंगे क्या? लॉ ऑफ फोर्स, जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ध्यान से देखिए। ठीक है। ओके। सो अभी हम देखने वाले हैं क्या? लॉ ऑफ फोर्स। सर लॉ ऑफ फोर्स क्या इंटरेस्टिंग आप बोल रहे हैं, देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है। आप तो बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग है, नहीं? ओके। सो लॉ ऑफ फोर्स, जो कि हम बोल रहे हैं कि वो क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट है कूलम, वो इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए थे।
उनके नाम के हिसाब से ये कूलम्स लॉ हो गया। ठीक है, इसको हम भी बोल सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोल सकते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलेंगे? इसको हम इसके स्टेटमेंट के बोलने के बाद ही बताएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में ही छुपा है। ठीक है, और भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको भी हम बोल सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कूलम्स लॉ को भी बोल सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। सो अभी कूलम्स लॉ बोलने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कूलम्स लॉ वो जो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हुआ, वो कैसे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हुआ। इससे पहले हम जब परमिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे हमने भी बताया था थोड़े थोड़े, अभी भी बताएंगे। क्या? मान लो कि आप दो चार्ज, मान लो कि ये Q1 है, ठीक है, ये Q1 है, यहां पे Q2 चार्ज है। ये दोनों चार्ज, उनके बीच में सेपरेशन है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन सपोज R। ये दोनों चार्ज सेपरेशन R, यही दो चार्ज को हम रखेंगे पहले वाटर मीडियम पे। उनके बीच में जो फोर्स आएगा हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, वही सेम चार्ज, वही डिस्टेंस अभी हम एयर मीडियम पे रखेंगे, वहां पे भी फोर्स नोट डाउन करेंगे। वही दोनों चार्ज, वही डिस्टेंस अभी हम अल्कोहल मीडियम पे रखेंगे। इतने डिफरेंट मीडियम में रखने के बाद वहां पे डिफरेंट मीडियम से हम फोर्स का वैल्यू कितना आया वो नोट डाउन कर लिए। ठीक है, एक्चुअली चार्ज तो सेम है, मतलब जितने भी मीडियम पर आप रखोगे वही दोनों चार्ज, वही डिस्टेंस ही रहेगा ना, तो फोर्स एक्चुअली सेम ही आने वाला था, पर वैसा नहीं हुआ। वो चेंज कर रहा है, मतलब वैरी कर रहा है, डिफरेंट मीडियम टू मीडियम फोर्स वैरी कर रहा है। सो वैरी कैसे किया, वो तो सोचने लगे कि अगर चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, मीडियम पे डिफरेंट हो रहा है, फोर्स कैसे हुआ? सो शायद मीडियम में कुछ है जो वो फोर्स के वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है, सो वहां से वो एक कंस्टेंट निकल के आया, मतलब वो डिफरेंट मीडियम का वो एक कंस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम बोल रहे हैं कि परमिटिविटी। वो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया तो वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये जो फोर्स है, ये दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। इंडिविजुअली आप भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Product of magnitude of the two charges. That force may be attractive or repulsive, right? Then ये जो R है, ये R के साथ कैसे वैरी कर रहा है? ये इनवर्सली वैरी कर रहा है। कैसे? इनवर्सली, मतलब यहीं पे आ गया क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। This force is inversely proportional to what? Square of separation between the two charges. ठीक है, हम अभी स्टेटमेंट के बारे में बोलेंगे। ये थोड़ी थोड़ी पार्ट करके उसको 4 पार्ट्स में हम याद रखेंगे। ये 2 पार्ट हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट क्या होगा ना? ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स व्हाट? अभी हम बोले ना कि फोर्स डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट आएगा, सो इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम के ऊपर वो डिपेंड करेगा। फोर्थ पार्ट क्या है स्टेटमेंट का? अगर Q1 के ऊपर Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, मान लो कि दोनों सिमिलर है। सिमिलर मतलब सपोज ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, सपोज ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है,
तो Q2 यहाँ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। सो जो रिपेल करेगा उसके बाद ये रिपेल करने से कहा किस तरफ जाएगा, किस तरफ ना, ये दोनों को लाइन, ये दोनों का बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन करेंगे उस लाइन के एलंग में वो मूव करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसे ही मूव करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ऐसे मूव करेगा, पर इस लाइन के एलंग में ही मूव करेगा। सो डिरेक्शन, ये डिरेक्शन बता रहा है, ठीक है। सो इट इज डायरेक्टेड, F इज डायरेक्टेड along the line joining, दोनों के बीच में जो लाइन है, लाइन joining the two charges। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं यार, बताओ यार। ऐसे आप घूम मार के बैठो मत, एक्टिव होके बैठो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वो एक्टिवेट करता है, मतलब एक्साइट आपको करता है, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ओके, सो लॉ ऑफ फोर्स जो कूलम्स लॉ है उसका स्टेटमेंट अभी हम बताने वाले हैं, ठीक से ध्यान से देखिए। ओके, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, वो रेस्ट में हो गया, एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, कमा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, the square of separation between them, comma depends on the nature of the medium, it depends on the nature of the medium and is directed along the line joining the two charges, and is directed along the line joining two charges। once again बोल रहा हूं मैं, the force of attraction or repulsion between two point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of two charges, inversely proportional to square of separation between them, depends on the nature of the medium and is directed along the line joining two charges। हो गया, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप दे सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो, दैट इज, क्या होगा, दैट इज F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। so F equal to बीटा Q1 Q2 by R square। यही है जो कांस्टेंट जिसके अंदर छुपा है क्या, परमिटिविटी छुपा है, ठीक है। यही है जो चेंज कर रहा है, यही है जो वो शख्स जो फोर्स को चेंज कर रहा है, ठीक है। उसको हम अच्छी से बारीकी से समझेंगे अभी। ओके, सो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सो बीटा क्या है, हो यार आप लिख सकते हो, हो यार बीटा इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आप बोलोगे सर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो कूलम ही निकाले थे ना ये जो कूलम्स लॉ है वो कूलम ही निकाले थे। सो उनके नाम के हिसाब से वो जो कांस्टेंट है वो कूलम्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, सो उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है अभी हम बताएंगे। ये लिखिए
लिख लिए ना? ओके। सो बीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है अभी हम देखेंगे। सो बीटा इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बीटा को एसआई यूनिट पे कंसीडर कर रहे हो और वो दोनों चार्ज एयर मीडियम पे है, तो बीटा आप लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स दिस विल, कब ये लिख सकते हो? इन एसआई यूनिट एंड एयर मीडियम। ठीक है। उसके बाद बीटा को आप लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये कब लिख सकते हो? वही एसआई यूनिट पे लोगे बीटा को, पर कोई भी मीडियम होगा, एनी मीडियम पे आप लिखोगे तो ही आप लिख सकते हो बीटा इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके। नेक्स्ट, 1, बीटा का वैल्यू 1 कब होगा? सीजीएस में भी आप लिखोगे ना, तभी जाके वो 1 ही होगा। इन व्हाट? सीजीएस यूनिट। इन सीजीएस यूनिट एयर मीडियम पे रखोगे तो जाके वो बीटा 1 ही होगा। ठीक है। ओके। उसके बाद 1/k। k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। सो वही सीजीएस पे होगा, सीजीएस यूनिट पर एनी मीडियम पे है तो जाके बीटा इक्वल टू 1/k ही होगा। हो गया? ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म, उसको हम लिखेंगे। अभी इक्वेशन 1 पे जो लिखे थे वो स्केलर फॉर्म लिखे थे एक्चुअली। आप वहां पे लिख सकते हो, जो इक्वेशन 1 हमने दिए थे ना, क्या लिखे थे? F इक्वल टू बीटा Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 ऐसे लिखे थे, तो वो वहां पे आप लिख सकते हो कि वो स्केलर फॉर्म है। ठीक है। अभी हम वही फोर्स का वेक्टर फॉर्म, सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो वी कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। ओके। सो अभी वेक्टर फॉर्म उसका लिखेंगे फोर्स का। आप लोगों को शायद पता होगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो अभी हम यहाँ पे आर कैप का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 ही था। ठीक है कि नहीं? तो ये स्केलर फॉर्म पे है तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल देंगे तो ये मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा, वो सिंपली हो जाएगा इतना। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट, बीटा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आर कैप क्या हो गया? आर कैप को आप क्या लिख सकते हो? आर कैप क्या है? वो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है। उसको आप क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर बाई आर, आर वेक्टर बटे आर। सो यहाँ पे आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होने से यहाँ पे डिनोमिनेटर पे क्या होगा? आर क्यू ही होगा। सो फाइनली एक्सप्रेशन हो गया बीटा Q1 Q2 बाई होल डिवाइड बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया आपका। ठीक से देख लो। F वेक्टर इक्वल टू बीटा Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अभी हम और भी बारीकी से हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है? कैसे? कि यहाँ पे जो चार्ज हमने लिए थे भाई, ये तो हम लोग को पता नहीं है वो क्या है। मतलब वो पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, मतलब
नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है, कौन सा नेचर है Q1 Q2 हम लोग को पता नहीं है। तो अभी हम डिफरेंट केस लेकर हम इसको बारीकी से समझेंगे कि अगर ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव तो क्या होगा, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया नेगेटिव तो भी क्या होगा। सो डिफरेंट केस लेके हम इसको बारीकी से समझेंगे अब, ठीक है। सो कृपया ध्यान से देखिए, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अभी क्या करेंगे, केस 1 लेंगे पहले कि केस 1 क्या होगा। केस 1 क्या लेंगे, केस 1 हम लेंगे सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज। सिमिलर नेचर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आप ले सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव टाइप का चार्ज आप ले सकते हो। सिमिलर नेचर अगर आपका होगा चार्ज तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव नेगेटिव अगर होगा सिमिलर वो भी है, उसको प्रोडक्ट करेंगे तो भी आएगा पॉजिटिव वाले रिजल्ट, ठीक है। सो इसका प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 से ज्यादा है। हम इसको लिख सकते हैं केस 1 पे कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इस हिसाब से यहाँ पे फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे दोनों सिमिलर चार्ज है, लॉ ऑफ चार्ज पे आप ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ चार्ज पे सिमिलर है मतलब लाइक चार्ज है तो वो फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर आएगा, रिपल्सिव। तो यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हम दिखेंगे अभी पोजीशन वेक्टर लेके, ठीक है। हम Q1 Q2 को रखेंगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ है सर, अभी हम ड्रा करेंगे, ओके। सो कोऑर्डिनेट 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे x हो गया, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन आपका, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस हो गया, ठीक है। कहाँ पे Q1 को कहाँ पे रखेंगे आप बताइए, कहाँ पे यहाँ पे रखेंगे। सपोज ये आपका A पॉइंट है, यहाँ पे Q1 चार्ज बैठा है, मान लो यहाँ पे बैठ गया, तो कहाँ पे बैठा है हमको पता है नहीं, हम बताएंगे अभी कहाँ पे है वो जो पोजीशन है, ये पोजीशन का हम पोजीशन वेक्टर अभी ड्रा करेंगे। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोलेंगे कि वो R1 क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, Q1। अभी हम दूसरे चार्ज को रखेंगे कहाँ पे, दूसरे चार्ज सपोज यहाँ पे हो गया B पॉइंट पे, यहाँ पे Q2 है, ठीक है। उसका वो जो पोजीशन पे बैठा है उस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 हो जाएगा। सो अभी Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। अभी हम बताएंगे कि ये दोनों आपस में जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, टोटल फोर्स कितना आएगा, वही सब दिखेंगे अभी, ठीक से देखिए, ओके ठीक से देखिए। सो पहले हम बताएंगे कि अगर B मतलब Q2 अगर Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इफ Q2 अप्लाइज फोर्स ऑन Q1 देन क्या होगा, यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई होगा, जहां पे फोर्स अप्लाई होगा वही चार्ज मूव करेगा। ये याद कर लो, जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस पॉइंट पे आप फोर्स निकाल रहे हो वही चार्ज टेस्ट चार्ज होगा, वही मूव करेगा। सो अगर एक पॉइंट पे आप फोर्स निकाल रहे हो B के लिए, मतलब Q1 पे आप निकाल रहे हो Q2 के लिए, तो Q1 ही मूव करेगा। ये हम सिमिलर चार्ज लिए हैं, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई होगा तो ये चार्ज जो है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होके आएगा या रिपेल होके जाएगा, यहाँ से रिपेल होके जाएगा। तो किस तरफ जाएगा, या किस तरफ, इस तरफ ही जाएगा। सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा है ना, इसलिए अच्छा ऐसा हो रहा है, तो इस तरफ ही जाएगा। तो इस फोर्स को हम क्या नाम लिख सकते हैं, फोर्स एट कहां पे, A, फोर्स एट A ड्यू टू, किस लिए हम निकाल रहे हैं, किस B के लिए, B अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स एट A ड्यू टू
बी वेक्टर आप दे सकते, ओके, वेक्टर आप ऐसे ही लिखो। सो फोर्स एट ए ड्यू टू बी, अब ऐसे आएगा फोर्स एट ए ड्यू टू बी, ओके। सो अभी हम देखेंगे जो फोर्स एट ए ड्यू टू बी है, सो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है हम पता करेंगे, क्योंकि हम जब फोर्स निकल रहे हैं तो वहां पे हम वो दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा हम लोगों को पता होना चाहिए फोर्स लिखने से पहले, नहीं। सो फोर्स लिखने से पहले एफ एट ए ड्यू टू बी अगर है हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, बीटा Q1 Q2 बाई ये सेपरेशन, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिखेंगे वो किस तरफ मूव कर रहा है, बी टू ए जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा ही आएगा। सो बी टू ए आ रहा है, देख लो यहाँ पे ये वेक्टर वहां से ओ टू बी जा रहा है, उसके बाद बी टू ए जा रहा है, मतलब ये सिमिलर ऑर्डर पे है, ये ऑपोजिट ऑर्डर पे है। सो R2 प्लस बी ए वेक्टर इज हाउ मच, R1 वेक्टर, R2 प्लस बी ए वेक्टर इज R1 वेक्टर। सो बी ए वेक्टर इज हाउ मच, बी ए वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। R1 वेक्टर पहले हम लिखेंगे कि बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब होगा। आप इक्वेशन 3 पे जाके देख सकते हो, बीटा Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर है। सो बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू बी ए वेक्टर। सो यहां से बी ए वेक्टर क्या हो गया, बीटा Q1 Q2 बाई बी ए वेक्टर। R1 माइनस R2 कैसे हुआ आपको पता हो गया ना। आप शॉर्टली ये भी लिख सकते हो कि B टू A जा रहा है, मतलब जहां पे जा रहा है, कहां पे, A पॉइंट पे, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। सो पहले वो लिख लो, R1 कहां से जा रहा है, B से जा रहा है, माइनस R2 जहां पे जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, माइनस जहां से वो जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हो गया मैग्नीट्यूड एंड R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, हो गया ना। तो आप यहां से लिख सकते हो कि इसको क्या लिख सकते हो, बीटा Q1 Q2, ठीक है। इसको हम शॉर्टली नोटिफाई करेंगे क्या, R1 माइनस R2 को हम नोटिफाई करेंगे R21 वेक्टर, R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यू हम ऐसे लिखेंगे सर, हम R12 भी लिख सकते थे, R21 क्यों लिखेंगे, क्योंकि कहां से जा रहा है, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहां से जा रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर नोटेशन 2 है। सो 2 कहां तक, 1 पे पड़ रहा है। सो R21 हो गया, R1 माइनस R2 आप R21 लिख सकते हो, ठीक है। R1 माइनस R2 वेक्टर क्या होगा, उस हिसाब से R21 वेक्टर, ठीक है, हो गया ना, हो गया आपका। तो अभी इसको हम ब्लॉक करके, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 लिख लो, हो गया। अभी हम दूसरे की तरफ लिखेंगे क्या, अभी ए फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। अभी ए अगर बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब वही चार्ज मूव करेगा। वो किस तरफ मूव करेगा, सिमिलर है तो वो रिपेल ही करेगा, मतलब इस तरफ अट्रैक्ट होके नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा, रिपेल होके जाएगा। तो किस तरफ, इस तरफ ही जाएगा। सो ये फोर्स का नाम क्या लिख सकते हो, एफ एट फोर्स एट बी ड्यू टू ए, फोर्स एट बी ड्यू टू ए, आप इसको लिख सकते हो। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो गया ना। उसके बाद हम लिख रहे हैं अभी एफ एट बी ड्यू टू ए, एफ एट बी ड्यू टू ए क्या हो गया, अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए था अभी क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, क्या होगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो कहां पे आया, R2 पे आया। सो ए बी वेक्टर पहले लिख लो, क्या ए बी वेक्टर हो गया
यहाँ पे ए बी वेक्टर ही है, ठीक है। उसके बाद आप खुद ही बताओ क्या होगा। ए बी वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, बी पॉइंट पे आ रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। वहां पे लिख लो R2 वेक्टर कहाँ तक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है R1, सो R2 माइनस R1। यहाँ पे भी आप लिख लो R2 माइनस R1, ठीक है। उस हिसाब से R2 माइनस R1 को हम क्या लिख सकते हैं, R12। यहाँ पे भी आप R12 लिख सकते हो। इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया या नहीं? ओके। अब दोनों 3 और 4 इक्वेशन दोनों को अब देखोगे तो क्या आप कंक्लूजन या वहां पे क्या लिख सकते हो, अब फाइनली लिख सकते हो कि एफ ए बी और एफ बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। आप ऐसे देख सकते हो, एफ ए बी इज नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। आप देख सकते हो, देख लो इक्वेशन 3 एंड 4 से, इक्वेशन 3 एंड 4 से आप देख सकते हो ये दोनों अपोजिट ही आएगा, ठीक है। ओके, ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। अगर आपको पूछा गया होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ डिराइव कीजिए, कहां से, कूलम्ब्स लॉ से, सो आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। ये हमारा केस 1 हो गया, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? ओके, हो गया ना, ठीक है। अभी हम केस 2 के बारे में देखेंगे। केस 2 क्या होगा, केस 2 Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है, अभी हम नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, मतलब ये एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का आंसर ही आएगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव ही आएगा। सो केस 2 में हम लिख रहे हैं कि Q1 Q2 लेस देन 0 है तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके ओके ओके, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं वही सेम डायग्राम कर लो। ये जेड एक्सिस हो गया, यहाँ पे क्या है, Q1 है, बी पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर ये देख लो। आरो मार्क अच्छे से लिखना, आरो मार्क अच्छे से देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे Q2 चार्ज है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है, ओके। सो ये दोनों से सपोज ये पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज होगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का नेचर क्या आएगा, अट्रैक्टिव नेचर ही आएगा। फोर्स का नेचर क्या आएगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव नेचर आएगा। सो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। सो अभी हम पहले देखेंगे कि अगर ए बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ए बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो क्या होगा, बी के ऊपर मतलब बी पॉइंट पे फोर्स पड़ रहा है, जहां पे फोर्स पड़ेगा वही चार्ज मूव करेगा, वही चार्ज टेस्ट चार्ज होगा, तो वो किस तरफ मूव करेगा, यहाँ पे फोर्स अगर पड़ रहा है तो वो किस तरफ मूव होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट होके ही जाएगा, किस तरफ, इसके तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ये फोर्स एट बी ड्यू टू किसके लिए, ए के लिए, सो एफ एट बी ड्यू टू ए। सो कितना होगा उसका एक्सप्रेशन, एफ एट बी ड्यू टू ए अगर हम लिखेंगे तो बीटा Q1 Q2 हो गया, उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बी ए हो गया आपका, राइट। सो ये बी ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड का क्यूब
अब इक्वेशन 2 पे देख सकते हो वो वेक्टर फॉर्म है, उस हिसाब से हम लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म के साथ। सो बीटा, सो बी ए वेक्टर हो गया, राइट। सो बी ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर, बी ए कहां से जा रहा है, बी से कहां तक जा रहा है, ए तक। सो यहाँ पे बी ए वेक्टर जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो मैं यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूं, ये है आपका R1 वेक्टर, यह हो गया आपका R2 वेक्टर, ओके। ये मैं जूम आउट कर रहा हूं, तो अभी B यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये बी ए वेक्टर, तो ये कितना हो गया, R2 प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू R1। सो उस हिसाब से बी ए वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, राइट। सो अभी हम क्या लिखेंगे कि बीटा Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब। सो R1 वेक्टर माइनस क्या होगा, R2 वेक्टर, राइट। सो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 क्या होगा, R21। सो बीटा Q1 Q2 होल डिवाइड बाय क्या होगा, R1 माइनस R2 मतलब 2 1 होगा, सो 2 1 मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ये हो गया आपका FBA, ठीक है। FBA क्या हो गया, बीटा Q1 Q2 बाई R21 मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू R21 वेक्टर, इक्वेशन 5। सिमिलरली आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, F at A ये हो गया F at B ड्यू टू A। उसके बाद हम लिखेंगे कि F at A के ऊपर फोर्स पड़ेगा, कौन सा चार्ज पकड़ेगा, कौन सा चार्ज डालेगा, B में जो है वो Q2, ठीक है। अभी हम A के ऊपर फोर्स डालेंगे, A के ऊपर, ठीक है। सो F at A ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू B। सो ये किस तरफ हो गया, अगर A के ऊपर फोर्स पड़ेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो ये चार्ज अट्रैक्ट होकर इसके तरफ ही जाएगा, किसके तरफ, B के तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके तरफ मतलब इस तरफ गया। सो ये हो गया आपका क्या, कौन सा फोर्स, F at A ड्यू टू B। उस हिसाब से ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन आप इस तरफ ही लिख सकते हो, मतलब इस तरफ A B के तरफ आएगा अगर B A के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो। सो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, राइट। सो उस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि F at A ड्यू टू B क्या हो जाएगा, A B वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू A B वेक्टर, राइट। सो ये भी क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, सो ये R2 माइनस सेम थिंग R2 माइनस R1, सो ये हो गया R2, ये हो जाएगा R1, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, सो AB हो गया R12, ठीक है। सो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, R12। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। सो इक्वेशन 5 और 6 से आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि FAB इज नेगेटिव ऑफ FBA। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये FAB इस तरफ एक्ट कर रहा है, FBA उस तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्स का नेचर हम पहले ही बताए थे
कि ये अट्रैक्टिव ही है, अट्रैक्टिव ही आएगा फोर्स का नेचर। ठीक है, सो इक्वेशन 5 और 6 से अब कंक्लूड हो सकते हैं कि एफ ए बी इज नेगेटिव ऑफ एफ बी ए, राइट। दिस इज ऑल्सो न्यूटन्स व्हाट थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, सो केस 1 केस 2 हो गया। अभी क्या देखेंगे, अभी देखेंगे कि अगर ये दोनों चार्ज में से कोई चार्ज, ये दोनों चार्ज में से कोई एक भी चार्ज अगर ओरिजिन पे है तो फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स का एक्सप्रेशन कितना आएगा। अभी Q1 Q2 में से सपोज Q1 अभी कहां पे है, ओरिजिन पे है। केस 3, केस 3 क्या लेंगे, अगर Q1 इज एट कहां पे, ओरिजिन पे, इज एट ओरिजिन, सो क्या होगा फोर्स। सिमिलरली कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रा कर लो, ये ओरिजिन हो गया, ये x y, उस हिसाब से ये हो गया z। ठीक है, तो अभी यही ओरिजिन पे कौन सा चार्ज है, ओरिजिन पे हम नाम ले सकते हैं A। पहले हम A ही लेते, Q1 जहां पे होगा तो यहाँ पे Q1 है, ओरिजिन पे Q1 है। सेकंड चार्ज Q2 अगर यहाँ पे है, B पॉइंट पे Q2 चार्ज है तो उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। हम इसको R वेक्टर भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे Q1 का पोजीशन वेक्टर अगर R1 हम बोलेंगे, बट वो एक नॉल वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन से Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो नॉल वेक्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है बट डायरेक्शन आर्बिट्ररी। सो इफ ए वेक्टर हैज zero magnitude and arbitrary direction, then only we can say that it is a null vector. So Q1 का पोजीशन वेक्टर null वेक्टर है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 इक्वल टू R है। सो उस हिसाब से अगर हमने जानना चाहते हैं कि F8A ड्यू टू B, F8A यहाँ पे लिखे हैं F8A ड्यू टू B, A के ऊपर फोर्स पड़ेगा, B फोर्स पकाएगा, B उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों चार्ज क्या है, सिमिलर नेचर, मतलब अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा। सो सिमिलर नेचर है और ये ओरिजिन पे है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ये मूव करेगा इस तरफ, रिपेल करेगा, ये B A को रिपेल करेगा, मतलब Q2 Q1 को रिपेल करेगा, जो कि वो Z डायरेक्शन ही, Z डायरेक्शन के तरफ मूव करेगा। इस तरफ R वेक्टर है, अगर ये Q1 इस तरफ मूव करेगा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस R वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस R वेक्टर। सो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि बेटा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, माइनस R वेक्टर हो गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यूब इनटू माइनस R वेक्टर, दैट इंप्लाइज बीटा Q1 Q2 बाई व्हाट, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यूब इनटू माइनस R वेक्टर। सो ये हो गया F8A ड्यू टू B का। ठीक है, अभी हम दिखेंगे कि F8B ड्यू टू A क्या होता है, मतलब B के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई होगा, कौन फोर्स अप्लाई करेगा, Q1 फोर्स अप्लाई करेगा, B के ऊपर A फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 के ऊपर Q1 फोर्स अप्लाई करेगा। दो सिमिलर चार्ज है, वो Q2 को रिपेल करेगा, वो किस तरफ जाएगा, वो R वेक्टर की तरफ, मतलब A टू B तरफ जाएगा, B से उस तरफ जाएगा। सो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम फोर्स का डायरेक्शन ले रहे हैं। सो इसी डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है, R वेक्टर है, वही है फोर्स का डायरेक्शन, किसका, F8B ड्यू टू A का डायरेक्शन। सो हम क्या लिख सकते हैं कि बेटा Q1 Q2 बाई
आर वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यू इंटू आर वेक्टर हो गया। सो अगर ये 7 और ये इक्वेशन 8 हुआ तो 7 और इक्वेशन 8 को हम कंपेयर करेंगे तो इससे भी पता चलता है कि एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए वेक्टर। दिस इज ऑल्सो प्रूव्स दैट दिस इज न्यूटन्स व्हाट थर्ड लॉ। हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। ओके ठीक। नेक्स्ट हम कंक्लूजन देखेंगे। जो कूलम्ब्स लॉ हम अभी पढ़ रहे थे उससे हम क्या क्या सीखे, क्या क्या हम कंक्लूजन वहां से मिला हमको। ठीक है, सो अभी कंक्लूजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन, व्हाट आर द कंक्लूजन्स? सो पहले हम ये बता सकते हैं कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फास्ट कंक्लूजन। क्या बोल सकते हो आप कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम पढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज रेस्ट पे होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होगा। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में जब होगा, पॉइंट चार्ज हम बोल रहे थे कि पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, सो पॉइंट चार्ज अगर रेस्ट पे है तो तभी हम जाके कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा क्या? नेक्स्ट हो गया इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन। इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन प्रॉब्लम। इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन प्रॉब्लम। तो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर दो ही चार्ज होगा, मतलब Q1 Q2 के ऊपर ही अगर फोर्स हम पता करना चाहते हैं तो दो ही चार्ज सिर्फ लिख सकते हैं। दो से ज्यादा चार्ज होगा तो तब हम कूलम्ब्स लॉ यूज नहीं कर सकते। उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वो बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, सो क्योंकि F इक्वल टू बीटा Q1 Q2 है स्क्वायर। F जो फोर्स है ना उसके एक्सप्रेशन में सिर्फ Q1 Q2 है, दो ही है। सो हम बोल सकते हैं कि इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन। ओके, सो इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, टू बॉडी इंटरेक्शन। ओके, सो इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि कंक्लूजन, नेक्स्ट कंक्लूजन, इट इज ए म्यूचुअल फोर्स। इट इज ए म्यूचुअल फोर्स। इट इज ए म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स मतलब वो जो दोनों चार्ज है ना, तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स। तो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। वो सेंट्रल फोर्स इसको भी बोलते हैं, क्यों उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं? बिकॉज दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड along द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, इसलिए उसको सेंट्रल फोर्स ही बोलते हैं। क्योंकि सेंटर टू सेंटर जो चार्ज होगा ना, सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन, जो लाइन जॉइन हम कर रहे हैं, उसी के एलम में फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, इसलिए उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोल सकते हैं इट इज ए एक्सपेरिमेंटल लॉ। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये जो लॉ है कूलम्ब्स लॉ, वो एक्सपेरिमेंट होने से ही पता चला है। सो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ, इसको बोल सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी एप्लीकेबल होता है। मतलब एक चार्ज यहाँ पे है और दूसरा चार्ज सपोज 60 किलोमीटर दूरी पर है। सो हम ये दोनों चार्ज के भीतर कितना फोर्स आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट होगा इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल डिस्टेंसेस बट डिस्टेंस लेस देन 1 फॉर मी।
मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम अगर दो चार्ज के बीच पर जो दूरी है वो r है, अगर r इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर और 1 फॉर मी, देन वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्ब्स लॉ। ओके, सो कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते अगर दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 फॉर्मी से कम हो गया, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये 7 पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि अगर डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि नहीं। स्टेटमेंट में हम बोले हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। सो मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कंक्लूजन पे। मीडियम के ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है, कौन, फोर्स। हम लोगों को पता है कि F इक्वल टू बीटा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, but beta is how much, 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। रिलेटिव परमिटिविटी से आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन R, दैट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K। ओके, सो इसको एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन यू कैन राइट एप्सिलॉन नॉट इनटू K। So 1 by 4 pi epsilon naught into K in whole into Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हो गया आपका। सो ये 1 by K को हम निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, 1 by K यहाँ पे रुक गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि F इक्वल टू बीटा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बीटा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो होगा क्या, F नॉट, मतलब एयर मीडियम पे फोर्स का वैल्यू। सो ये आपका हो गया, ये F नॉट एक्चुअली है आपका, ठीक है, ये F नॉट ही है टोटल एक्सप्रेशन। सो F इक्वल टू F नॉट डिवाइडेड बाई K हो गया। सो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है तो उसी मीडियम पे फोर्स कम ही आएगा। ओके, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज करता है तो फोर्स ज्यादा होगा उसी मीडियम पे। समझ में आ गया? ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आ सकता है, नहीं आ रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वागडन एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को लेने के लिए जो वागडन हमको करना पड़ता है, अगर वो वागडन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे सपोज एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, अगर हम ये चार्ज को मतलब ये चार्ज को इसके तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस पाथ पे जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, कोई भी पाथ में आप अगर जा रहे हो, वागडन जितना भी आ रहा है, अगर ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सो कूलम्स लॉ ऐसा ही शो कर रहा है। सो हम इसको बोल सकते हैं इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, खत्म हो गया। फाइनली हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, मतलब इसमें कौन सा गलतियां हो गया, कौन से प्रॉब्लम डिफेक्ट्स क्या क्या है, कहां पे हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स में पहला पॉइंट आएगा, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल मतलब सभी केस में हम ये कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सभी केस में मतलब
सारा बोल रहे हैं सभी केस मतलब क्या है? अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा, मतलब पॉइंट चार्ज नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस 1 फर्मी से कम होगा, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सिनेरियो से हम ये बोल सकते हैं कि वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। सभी के लिए ये चार्ज जो है, कूलम्ब्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर और 1 फर्मी। 1 फर्मी से कम होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। वो कंक्लूजन से पता चला, उसी है, वही पॉइंट है ड्रॉबैक ऑल्सो। ओके, सो डिस्टेंस लेस देन 10⁻15 और 1 फर्मी, वी कैन नॉट अप्लाई व्हाट? कूलम्ब्स लॉ। ओके, एंड last one, it is only applicable for point charges at rest. It is only applicable for point charges at rest. So अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कूलम्ब्स लॉ या ड्रॉबैक्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स दिस कूलम्ब्स लॉ को बेस करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओके।